हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी पॉजिटिव इंटरैक्शन अमंग बायोटिक कम्युनिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरैक्शंस की या एंटागोनिज्म की। तो नेगेटिव इंटरैक्शन जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी दो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म साथ में आए हैं ये एक दूसरे को हार्म ही पहुँचा रहे हैं। चाहे एक ऑर्गेनिज्म को हार्म हो या दोनों को हार्म हो, लेकिन यहाँ पर हार्म तो होना ही है। तो नेगेटिव इंटरेक्शन को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: एक्सप्लॉयटेशन, कॉम्पिटिशंस एंड एंटी बायसेस। एक्सप्लॉयटेशन की बात करें अगर हम, तो जैसा नाम बता रहा है कि यहाँ एक स्पीसीज अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को एक्सप्लॉयट कर रही है। एक्सप्लॉयट कर रही है फॉर फूड और शेल्टर। तो या तो उन्हें खाना चाहिए या फिर रहने की जगह। तो अगर हम शेल्टर की बात करें तो ये उस चीज़ से अलग है। जैसे अभी हमने बात की थी कि बर्ड अपना नेस्ट बना लेती है प्लांट ट्रीज़ में, पर उससे ट्रीज़ अनअफेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह को हम कॉमन सेलिस में रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर शेल्टर की दूसरी बात है, यानी बने बनाए घोंसले में। जैसे आपने देखा है कि कुकू या कोयल अपना कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है और बने बनाए घोंसले में अपने अंडे दे देती है। इससे जिस बर्ड ने अपना घोंसला बनाया था, जिसके घर में अंडे दिए जा रहे हैं, उसे नुकसान होता है, उसके बच्चों को नुकसान होता है। क्योंकि आपको पता है कि बर्ड जब नेस्ट बनाती है तो वो अपने 2-4 अंडों के लिए उसने नेस्ट बनाया है। और अगर दूसरी बर्ड जैसे कि कोयल आके उसमें अपने अंडे रखने चाहेगी, तो या तो वहाँ पर जगह की कमी हो जाएगी, तो या तो कोयल उसके अंडे को पहले ही फेंक देगी, और नहीं तो वैसे भी बच्चे जब हैच होंगे तो गिर ही जाएंगे एक दो नीचे पेड़ से। तो नुकसान अल्टीमेटली होस्ट का ही होगा जिसका घर था। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फूड की बात करें अगर हम, तो फूड के लिए तो बहुत तरीके से ही एक्सप्लॉयट होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स हम लोग ने फंजाई के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था कि क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट फंजाई में पाए जाते हैं, फंजाई कैसे अपने होस्ट के साथ एक कांटेक्ट बना लेता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। लेकिन पैरासाइट्स का मकसद कभी भी होस्ट को मारना नहीं रहता है। वो चाहते हैं कि हमारे होस्ट ज़िंदा रहें, क्योंकि तभी उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट है कि जब ज़्यादा पैरासिटिज्म हो जाता है तो होस्ट अल्टीमेटली मर जाता है। यहाँ पर होस्ट अपनी इनकैपेबिलिटी से ज़्यादा मर रहा है रैदर देन पैरासाइट के इफ़ेक्ट से, क्योंकि पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। तो जब न्यूट्रिशन अगर पैरासाइट लगातार डिराइव करता रहता है, तो सेल जो खाना अपने लिए बनाई है, जब कोई और उसको ले रहा है, तो सेल को वो खाना नहीं मिल पा रहा और सेल कमज़ोर होती जा रही है। फिर लगातार खाना बनाते जाने से वो और कमज़ोर हो रही है, बना रही है पर उसको खाना मिल नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इस कमज़ोरी में वो अपने नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल जो भी उसके मेटाबॉलिक फंक्शन है, करना धीरे धीरे सेल्स छोड़ देगी। और फिर आपको पता है सेल नेक्रोसिस, सेल डेथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी फंजाई वाले चैप्टर में पढ़ रखी है। तो जो डिज़ीज़ आप देखते हैं, तो डिज़ीज़ एक्चुअली क्या है, ढेर सारे सिम्टम्स ही हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर ये सिम्टम्स ना हो तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर अटैक किए हुए हैं। फंजाई के अलावा कुछ और प्लांट्स, कुछ हायर प्लांट्स भी हैं, जैसे कि कस्कुटा, जिसको हम लोग अमर बेल कहते हैं। अमर बेल या कस्कुटा लीफलेस शूट होती है, तो ये सीधे सीधे किसी भी ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और इनमें आपको सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, वरना आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आपको पेल कलर की शूट्स दिखाई देंगी पूरे में फैली हुई प्लांट के ऊपर। तो ये भी अपने प्लांट को मारती नहीं है। कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसके अलावा रेफ्लेशिया जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, ये इस पे आपको पूरा शूट वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमें एक फ्लावर बड़ा सा खिला हुआ दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। इसी तरह ओरोबैंके, कोनोफोलिस एंड ईपीफेगस, ये भी टोटल रूट पैरासाइट है। विस्कम एल्बम, लोरेंथस स्पीसीज, ये सब पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। सेंटेलम एल्बम और थीसियम, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। पैरासिटिज्म अभी तक हमने
इंटर स्पेसिफिक देखी, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक पैरासिटिज्म भी रिपोर्टेड है, जैसा कि डीप सी एंगलर फिश में देखने को मिलता है, जहाँ मेल फिश फीमेल फिश के ब्लड सप्लाई से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वैसे ऐसा तो आपने अपने आसपास भी देखा ही होगा, खून चूस के ही लोग जिंदा हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, हाइपर पैरासिटिज्म, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, यानी कि चोर पे मोर। तो यहाँ पर जैसे कुछ पिक्नीडियल फंगस होते हैं, वो पाउडरी मिल्ड्यू के फंगस के ऊपर पैरासाइट करते हैं, यानी कि आपने जो सामान लेके आए हो अब वो मुझे दे दो। प्रेडेशन, यहाँ पर एक प्रेडेटर होगा और एक प्रे। प्रेडेटर अपने प्रे को अपने फूड के लिए किल कर देता है। पैरासाइट से ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपने पैरासाइट में देखा था कि पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता है। मे बी वो अंत में मर जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो कभी भी मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वहाँ से फूड डराइव करना चाहता है, जैसे हम लोग ने अभी फंजाई वगैरह के बारे में बात की। लेकिन प्रीडेटर्स ये एक्चुअली टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो हर फूड चेन के टॉप पर पाए जाते हैं, और ये बिना किल किए अपने जो प्रे है इनका, उससे फूड डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको कार्निवोरस एनिमल्स पता है, लॉयन है, टाइगर है, ये हिरन और ऐसे छोटे जानवरों को जो हर्बीवोरस होते हैं उन पे अटैक करते हैं और अपना फूड वहाँ से ही लेते हैं। इसी तरह कार्निवोरस बर्ड्स भी है, हॉक। और आपको कार्निवोरस प्लांट्स भी पता है, ड्रोसेरा, निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। कार्निवोरस प्लांट्स पे ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फंजाई का भी मैं लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप लोग ये सब वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो बात जब कार्निवोरस प्लांट्स की हो रही है, तो सिर्फ हायर प्लांट्स जो है वही कार्निवोर है ऐसा नहीं है, फंजाई भी कार्निवोर है, और ये नेमेटोड्स तक पे अटैक करता है, दूसरे वर्म्स पे भी अटैक करता है, और इनको फंसाने के लिए, इनको पकड़ने के लिए अपनी माइसीलिया से ये स्नेयर्स बनाते हैं, जिसको हम लोग माइसीलियल ट्रैप्स भी कह सकते हैं। और इसके बीच में नीमेटोड्स फंसने के बाद जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो उसी में फंसे रहते हैं, और बाद में इनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। नेगेटिव इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक टॉपिक एमेंसेलिज्म भी है। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि दो स्पीसीज जो साथ में है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दोनों स्पीसीज हार्म्ड होंगी। इसमें एक स्पीसीज हार्म्ड हो सकती है, दोनों स्पीसीज हार्म्ड हो सकती हैं, और एक बिल्कुल अनअफेक्टेड हो सकती है, ना उसे बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है। नेक्स्ट है ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग। यहाँ आपको पता है कि हर्बीवोर्स स्मॉल प्लांट्स या हर्ब्स पर डिपेंड करते हैं, लीफ खा के अपना काम चलाते हैं। तो जब ये ग्रेज कर रहे होते हैं, तो ये प्लांट को कभी कभी कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अगर श्रब या हायर प्लांट्स के लीफ है तो उसमें सर्वाइव के चांस होते हैं, लेकिन जब हर्ब की बात करें तो कई बार वो पैर से कुचल जाने की वजह से भी मर जाते हैं, और कभी कभी पूरे खा ही लिए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग भी कुछ हद तक ये डिसाइड कर सकता है कि यहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो कभी कभी कम्प्लीटली एक पूरे प्लांट की स्पीसीज ही वहाँ से गायब हो सकती है। जैसे कोई खास तरीके का पौधा है और किसी हर्बीवोर को वो बहुत पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी को खाएगा, और वहाँ पे वो हर्बीवोर लगातार आ रहा है, तो इस वजह से खास तरह की हर्ब्स गायब हो सकती है। तो इसीलिए ब्राउजिंग और ग्रेजिंग भी बहुत डिसाइडिंग हो सकता है वेजिटेशन पैटर्न के लिए। इंसेक्ट, स्क्वेरल्स और माइस, रोडेंट्स, ये सब भी क्या है, सीड को कंज्यूम करते हैं, सीड खराब कर देते हैं, इससे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाती है, और इसी तरह ये सीड का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और सीडलिंग का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से भी वेजिटेशन पैटर्न चेक हो सकता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन, अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रह रहे हैं, सेम हैबिटेट शेयर कर रहे हैं, तो कंपटीशन, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स तो होगा ही। अब ये कॉम्पिटिशन्स रॉ मटेरियल्स के लिए हो सकता है या फिर स्पेस के लिए भी हो सकता है। रॉ मटेरियल्स जैसे लाइट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वाटर सप्लाई है ऑटोट्रॉप्स के लिए, जबकि हेटरोट्रॉप्स के लिए तो ऑर्गेनिक फूड और वाटर दोनों ही चीज़ है। अगर स्पेस की बात करें तो हर
प्लांट या एनिमल को स्पेस चाहिए टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, अपना नेस्ट बनाने के लिए, हाइट बनाने के लिए, है ना। तो इसकी वजह से भी कंपटीशन अराइज हो सकता है। ये कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक दोनों तरीके के होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक होगा जब स्पीसीज़ के विद इन होगा, और इंटर स्पेसिफिक जब दो अलग स्पीसीज़ के बीच में होगा। तो दो अलग स्पीसीज़ है तो ये नॉर्मली साथ में रह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड होते जाते हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, और एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ को हटाने की पूरी कोशिश करती है कि ये हट जाए, जिससे कि सारा का सारा रिसोर्स मेरा हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिवनेस दोनों के बीच में हमेशा बनी रहेगी, और जो पावरफुल होगा वो ही जीत जाएगा। इसीलिए गॉस ने एक थ्योरी दी थी, गॉस का प्रिंसिपल, जिसे कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि कॉम्पिटिटर्स कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। हाँ, अगर उन्हें साथ में रहना है तो उनके बीच में एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। वो सेग्रीगेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट का या फिर फूड सप्लाई का, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो दोनों को एग्जिस्ट करें। अदरवाइज एक दूसरे को हटा देंगे वो, और एक ही स्पीसीज बचेगी। तो एलिमिनेट करने की पूरी पावर होती है। माइक्रो क्लाइमेट की बात करें तो ये एक इमीडिएट क्लाइमेट है, जो कि बाहर के क्लाइमेट से, यानी जो एक्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका अपना स्टडी रूम वो कितना फैला हुआ होता है वो आपको ही पता है। वो आपके पेरेंट्स के बेडरूम से या आपके घर के दूसरे कमरों से बिल्कुल अलग होता है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, और आपका कमरा तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो आपका रूम आपका माइक्रो इन्वायरमेंट है या माइक्रो क्लाइमेट है। ये पूरे अलग दूसरे इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होता है। और ये जो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है ना, ये ऑर्गेनिज्म खुद क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है ये आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग एग्ज़ाम में लिखने लायक भी बात कर लेते हैं। अब अपना एग्जाम्पल तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं जो हम एग्ज़ाम में लिख सकें, है ना। तो जैसे कि बरोज, यानी कि जो रोडेंट्स होते हैं जैसे कि चूहे हैं, इसी तरह इन्हीं की प्रजातियों के जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो वो डेजर्ट, आपको पता है कि रेगिस्तान कितना गर्म होता है, और ये अपना बिल नीचे बना के रहते हैं, है ना, जिनको बरो कहते हैं, बिल। तो अब उस बिल में ये लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो जाता है, माइक्रो क्लाइमेट, और वो थोड़ा सा ह्यूमिड है इन कंपैरिजन टू आउटर एनवायरनमेंट। यही इनको यहाँ पर हेल्प भी करता है रहने के लिए। अब हम बात करेंगे एंटीबायोसिस की। एंटीबायोसिस यहाँ पर हमें पार्शियल या फिर कंप्लीट इनहिबिशन देखने को मिलता है एक स्पीसीज़ का दूसरी स्पीसीज़ के द्वारा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं है बल्कि केमिकल वॉरफेयर है। तो यहाँ पर किसी तरह का केमिकल रिलीज किया जाता है जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को परेशानी हो और वो कंप्लीटली या फिर पार्शियली इनहिबिट हो जाए, यानी कि डेथ भी हो सकती है। माइक्रोबियल वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है ना। तो इसका मतलब है कि एक तरह की स्पीसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे कि बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है, ये सभी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी अच्छे से ग्रो कर सके, लेकिन उसी न्यूट्रिशन पे दूसरी कॉलोनी ना ग्रो करने पाए। तो ये अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखने के लिए ऐसा करते हैं। क्लोरेला वेलगेरिस जो कि एक एल्गी है, ये डायटम्स की ही ग्रोथ को और दूसरी एल्गी जैसे सेंडेस्मस है उसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट कर सकता है। माइक्रोसिस्टिस की अगर हम बात करें, जो कि पॉन्ड ब्लूम बनाता है, आपको पता है ब्लूम क्या होता है, इनकी लग्जूरियंट ग्रोथ, जब पूरा पॉन्ड इससे भर जाए। माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोक्सिल एमीन रिलीज करता है जिसकी वजह से फिशेस और दूसरे एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो एंटीबायोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली
बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इसका। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड में तो ये बहुत ही अच्छा टूल है दूसरी स्पीसीज को एलिमिनेट करने का। जैसे माइक्रोबियल वर्ल्ड में एंटीबायोसिस है, वैसे ही हायर प्लांट्स में एलिलोपैथी वर्ड का यूज़ किया जाता है। एलिलोपैथी जो है ये भी क्या है, केमिकल वॉरफेयर ही है। यहाँ पर भी प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं एज अ केमिकल टू अफेक्ट अदर ग्रोथ। तो आसपास जो भी प्लांट रहते हैं वो एक दूसरे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस कम है और सभी सीड को जर्मिनेट करना है, सभी को ग्रो करना है, तो सबको जगह चाहिए। और सीड जर्मिनेट करेगी, बड़ी होगी, उनको वाटर की नीड है, उनको न्यूट्रिएंट की नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये चाहते हैं कि हमें ही मैक्सिमम रिसोर्सेज मिले, इस वजह से दूसरे को एलिमिनेट करते रहो, उसको हटाते रहो, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते रहो कि वो कभी ग्रो ही ना कर पाए। इस वजह से तो ये जो टर्म है ये एक तरह का कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ हो जाए ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जब एलिलो केमिकल सॉइल में रिलीज़ होते हैं तो उनका डाइल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये डेथ के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन येस, ग्रोथ को ज़रूर ही ये लिमिट कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने ऑस्कर सिंड्रोम के बारे में भी सुना ही होगा, जहाँ एक बड़ा प्लांट अपने ही छोटे सीड्स को ग्रो नहीं करने देता है। वो जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा प्लांट की कैनोपी भी बड़ी होगी और उसकी वजह से सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पाएंगी। तो जो छोटी सीड जर्मिनेट भी हुई हैं, जब उनको लगातार सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, सनलाइट ही नहीं मिल रही, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी और इस वजह से वो अपने अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। और इसलिए ये कह देना कि वो छोटी जो सीड थी वो इनकेपेबल है, तो ये गलत बात है। अगर वो कहीं और लगी होती तो शायद वो इससे अच्छा ग्रो कर पाती। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अपने कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि कई बार कंफर्ट जोन ही आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देता है। तो बाहर निकलिए और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करिए। तो इसी के साथ नेगेटिव इंटरेक्शंस भी यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इन नेगेटिव इंटरेक्शन से हमें बहुत सारी पॉजिटिव होप्स मिलती हैं और ये पता चलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है, और इसके लिए रात दिन हमें जंग करनी पड़ती है। तो हर जगह जंग चल रही है, आपके यहाँ भी है, और एनिमल प्लांट वर्ल्ड सब जगह पर ये लगातार कंपटीशन चल रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन। टेक केयर, बाय बाय।